नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की है? अक्सर हम लोगों की एक आदत होती है टालने की, यानी कि जो काम इस वक्त जरूरी नहीं है हम उसे अक्सर टाल देते हैं कि बाद में देखेंगे। खास तौर पर जब बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए बताइए आपकी टैक्स प्लानिंग कहां तक पहुंची, तो कई लोग ये कहेंगे कि मार्च के महीने में देखेंगे। इसी आदत को हमें बदलना है अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो और पैसों के मामले में आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकें। तो जरूरी है कि साल की शुरुआत से ही आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो कैसे करनी होगी आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग, बताएंगी आज हमारी एक्सपर्ट। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2023 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ नई उम्मीदें, नई राहें तैयार करने का भी वक्त आ गया है। जो काम आपने अब तक टाल रखे थे उन्हें पूरा कर लीजिए और जो प्लान आपने पूरे साल के लिए बनाए हैं उसके लिए अपना फाइनेंशियल कैलेंडर भी तैयार कर लीजिए। सबसे पहले जनवरी से लेकर दिसंबर तक का खाका खींच लीजिए ताकि ऐन वक्त पर आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में छूट पाने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने का ये अहम समय है। आमतौर पर जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर फरवरी तक ज्यादातर ऑफिस में जॉब करने वालों से इन्वेस्टमेंट का प्रूफ मांगा जाता है। इसी के आधार पर यह तय होगा कि आप कितना टैक्स भरेंगे और आपकी सैलरी अगले महीने कम आएगी या पूरी आएगी। इन्वेस्टमेंट प्रूफ में आपको इस बात का प्रूफ जमा करना होता है कि आपने कहां-कहां निवेश किया है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप अलग अलग तरह के निवेश कर अपनी कुल टैक्स योग्य आय में से 1,50,000 रुपए कम करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ के तौर पर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की रसीद या फिर यूलिप के प्रीमियम का प्रूफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS में निवेश, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC में निवेश का दस्तावेज जमा करना होगा। इसी के साथ होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके टैक्स सेविंग में मददगार साबित होगा। 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का प्रूफ जमा कर सकते हैं। अब अगर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट फायदा चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले निवेश करना होगा। ये तो हुई टैक्स सेविंग की बात। अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम भी उठाने होंगे। सबसे पहले खर्च और बजट का हिसाब तैयार करें। मुसीबत के वक्त के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करें या उसे बढ़ाएं। अपने लोन को टेन्योर से पहले बंद करने की कोशिश करें। निवेश कहां करना है इसे समझें और सही विकल्प चुनें। इनकम बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढें। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान को शामिल करें। इस साल निवेश के अलग अलग विकल्पों में पैसा लगाकर आप अगले गोल को हासिल कर सकते हैं। अपने जोखिम लेने की क्षमता को देखते हुए आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। इसके लिए शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का रुख कर सकते हैं, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF को चुन सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में भी निवेश किया जा सकता है। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से चुनिंदा स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इससे बिना बाजार का रिस्क उठाए गारंटीड कमाई भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं हमारी आज की खास मेहमान का। मृना अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ फिनसेप इंडिया और साथ ही साथ एक मशहूर फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। स्वागत है मृना आपका इस खास शो पर। नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात हो रही है इस साल की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग में किन किन चीजों की प्लानिंग शामिल होती है। नमस्ते साक्षी एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और आपके सब दर्शकों को भी। तो सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, या तो आप साल के शुरुआत में कर सकते हैं, कैलेंडर ईयर के बिगनिंग में कर सकते हैं, या आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कर सकते हैं। बट ये बहुत जरूरी है कि हर साल, एक तो अगर आपका फाइनेंशियल प्लान ऑलरेडी है तो आपको हर साल उसका चेक करना चाहिए कि क्या स्टेटस में है। और अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अभी तक नहीं की है तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को देखें और एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं।
जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत एस्पेक्ट्स आते हैं, पर जो सबसे पहले हमको जो देखना है कि हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं। और इसके लिए आपको देखना है कि अगर कल कुछ हो गया और हमें सडनली कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ गई तो हम कहाँ से वो पैसे निकालेंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर इंसान के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, विच इज 3 to 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस, आई एम श्योर आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, बट क्या वो काफी है? जी, आजकल के हिसाब से जितने खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो जिस हिसाब से खर्चे हैं किसी भी छोटे ऑपरेशन के लिए भी, उस हिसाब से क्या आपके पास एडिक्वेट कवरेज है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। एंड फाइनली जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो एक गोल के लिए है या आपने ऐसे ही डाले हैं पैसे। तो क्या होता है कि सपोज आपने किसी इक्विटी फंड में पैसे डाले हैं और सडनली मार्केट गिरता है, तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे इसमें बने रहें, इसमें निकल जाएं, क्या करना चाहिए। अगर वो ही आपने इन्वेस्टमेंट एक गोल के हिसाब से डाला है तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि इसमें बने रहें या इससे एग्जिट करें, राइट। सो अगर आपने अभी तक अपने गोल्स नहीं डिसाइड किए हैं और अगर अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गोल्स को नहीं टैग किए हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप ये काम जरूरी कीजिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो बहुत सारे लोगों को जहां पर पहली अड़चन आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, अगर हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी भी अपने लिए कोई फाइनेंशियल प्लान तैयार नहीं किया, उनको ये नहीं समझ में आता कि इसका पहला कदम क्या है, पहले मैं शुरुआत कहां से करूं। तो पहला स्टेप क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का? पहला स्टेप ये है कि आपको एक बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग ट्रैक नहीं करते हैं कि हम लोग हर महीने कितने पैसे बचा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होता है कि जो भी बचता है हम उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्चुअली करना ये चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फिर जो बचेगा उसमें से आपको खर्चे करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बजट बनाना पड़ेगा ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, ना कि कौन से स्टॉक में पैसे डालें, अच्छा या गोल्ड में पैसे डालें, कहाँ हमारा पैसा जल्दी से डबल हो जाएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, और अब शुरुआत करते हैं कि मंथ वाइज आपको किस तरीके से इस पूरे साल भर में निवेश करना है, यानी कि कौन कौन सी डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, किस महीने में कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग की डेट आती है, जिससे कि पहले से ही आप प्रिपेयर्ड रहें। तो पहले हम शुरुआत करते हैं करंट क्वार्टर यानी कि जनवरी टू मार्च कैलेंडर ईयर का अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च तक में इस कैलेंडर ईयर की शुरुआत में आप फाइनेंशियल प्लानिंग की कैसे शुरुआत करें, बहुत ज्यादा जरूरी इसको लोग मानते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कैलेंडर ईयर की शुरुआत है, दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल ईयर का एंड है। तो कई सारे लोग जो पूरे साल भर में अभी तक कुछ नहीं कर पाए थे प्लानिंग, वो लगातार इस महीनों में ही अपनी प्लानिंग को डेफिनेटली कामयाब करने की कोशिश करते हैं। तो मृन, पहले ये बताइए कि इस क्वार्टर में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी डेट जरूरी है और किस तरीके से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले तो अगर आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में निवेश नहीं किया है तो आपके पास अभी भी 1.5 महीना है करने के लिए, सॉरी 2.5 महीना है करने के लिए। तो उस पर आप जरूर नजर डालिए कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने हैं। इसमें भी मेरा सजेशन तो रहेगा कि आप ELSS में ही पैसे डालिए, बट ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से देख लीजिए। दूसरा, ऑफ कोर्स 15 मार्च एडवांस टैक्स का डेट रहता है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स एक और चीज जो ध्यान में रखनी है कि पैन एंड आधार का लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग इज 31 मार्च। तो अगर आपने वो एक्टिविटी अभी तक नहीं की है तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आपने ये किया नहीं
तो आपका जो पैन नंबर है वो डिफंक्ट हो जाएगा। जी जी, ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जिन्होंने ये लिंकेज नहीं किया होगा, पैन से आधार को नहीं किया है, तो इसकी डेट करीब आने वाली है, डेडलाइन इसकी करीब आने वाली है। पहले से ही अपने पैन कार्ड को आप आधार से लिंक करके चलिए जिससे कि आगे जाते हुए आपको कोई दिक्कतें ना हो। खास तौर पर याद रखिए, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर ने अभी से ही बोलना शुरू कर दिया होगा कि जो भी आपने इस पूरे साल भर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए डिक्लेयर किया था कि आप कहां कहां निवेश करेंगे टैक्स बचाने के लिए, उसके अब प्रूफ्स आपको सबमिट करने होंगे, तो उस बात का भी आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। फटाफट से उन सारे प्रूफ्स को आप रेडी रखिए। जहां पर आप नहीं निवेश कर पाए, मृन ने बताया, आपके पास अभी भी समय है, आप उसमें निवेश करके अपने टैक्स को जिस तरीके से डिक्लेयर किया था बचा सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और अब बात करते हैं अप्रैल से लेकर जून। जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से ही शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, तो इन 3 महीनों में अप्रैल से जून में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं और कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले नए साल की शुरुआत, मतलब नए फाइनेंशियल साल की शुरुआत है ये। दिस इज ऑल्सो द पीरियड की जब बोनसेस वगैरह मिलते हैं जी। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि हम एक छोटा सा रिव्यू करके देखें कि हमारा फाइनेंशियल प्लान कैसे चल रहा है। अगर कुछ बोनस वगैरह आया है तो वो अमाउंट, या सैलरी इंक्रीज हुई है तो वो अमाउंट को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसका कैसे हम यूज करेंगे। अच्छा, जो भी इस साल में आपके जो बड़े खर्चे हैं उसके लिए भी थोड़ा आप सोच सकते हैं कि हम इसके लिए कैसे प्लान करेंगे। बाकी तो ऑफ कोर्स जैसे हम जून की तरफ बढ़ते हैं तो टैक्स फाइलिंग का समय पास आने लगता है, तो इसीलिए आई ऑलवेज फील कि अगर हम पहले से ही इसकी थोड़ी तैयारी कर लें, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह जो हमें चाहिए, जैसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो भी चाहिए, उन सब को हम डाउनलोड कर लें या उन सबको हम सोर्स करके रख लें। और एक और बात है कि मई में अक्षय तृतीया आता है। जी। उस समय मैं अक्सर देखती हूँ कि सब जगह बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं गोल्ड खरीदने के लिए, तो गोल्ड जरूर खरीदें, जी। बट आप एक लिमिट में खरीदें। और दूसरी बात, आप अपने फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से खरीदें। ज्वेलरी इज जनरली नॉट रिकमेंडेड, इट्स रिकमेंडेड टू गो विद द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो बस यही इतना ही ध्यान रखिए कि आप ओवरबोर्ड ना जाएं। जी हाँ, तो बिल्कुल जैसे मृन ने बताया कि आपके लिए ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, खासतौर पर निवेश का पोर्टफोलियो, किसी एक एसेट क्लास के ऊपर ज्यादा निर्भर या ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। केवल गोल्ड ही ना हो, केवल रियल एस्टेट ही ना हो, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो। इस बात का आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। सवाल जवाब के सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे, पर सबसे पहले जानिए 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि 2023 में फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। पहला, जैसे मृन ने भी बताया, बजट ना बनाना। ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। आप हर महीने कितना खर्च करते हैं, कितनी आपकी आमदनी है और कितना सेव कर पाते हैं, इसमें से कितना निवेश के लिए रखते हैं, इस बात का आपको अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। हर महीने कहीं आपके खर्चे बढ़ तो नहीं रहे, आप बजट के सीमित दायरे में हैं या नहीं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके इस बजट पर निर्भर करती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दूसरा, रिटायरमेंट की प्लानिंग को डिले ना करिए। चाहे अब अपने 20s में ही क्यों ना हो या 30s में ही क्यों ना हो, शायद आपने अभी ही अपनी नई जॉब चुनी है और यहां पर कमाना शुरू किया है। लोग अक्सर ये सोचते हैं पहली जॉब में कि पहले आपने जो ये कमाना शुरू किया है आप इसे पहले एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने में कभी भी कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल जो है, फाइनेंशियल गोल, रिटायरमेंट के लिए पहले दिन से ही निवेश करना और उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तभी आपके लिए बाकी बचे हुए साल में भी काफी आसानी हो जाएगी अपने लिए अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करने के लिए, जो कि आप रिटायर होने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और हो सकता है आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ भी बढ़ पाएं और आपके पास पहले ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए, अगर आप पहले जॉब से ही, पहली सैलरी से ही अपने लिए निवेश कर सके। तीसरा, इमरजेंसी फंड ना रखना। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं, लेकिन कोविड ने हमें सिखाया है कि कल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में किसी भी आपत्ति के लिए आपके पास हमेशा फाइनेंशियली सिक्योरिटी होनी चाहिए, इमरजेंसी फंड तैयार होना चाहिए, जिससे चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर आपके जॉब लॉस हो जाए, तब भी आपको डे टू डे जो एक्सपेंसेस करने हैं उसके लिए आपको कहीं पर भी ना जाना पड़े और आपके पास एक फंड तैयार हो। इसके लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करना जरूरी है। अक्सर फाइनेंशियल प्लानर्स एडवाइस करते हैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक का जो खर्चा होता है आपका पर मंथ के हिसाब से, वो आपके पास एक लिक्विड मनी में होना चाहिए। फिर चाहे वो लिक्विड फंड्स में हो, एफडीज में हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। चौथी बड़ी मिस्टेक होती है डेट ट्रैप में फंसना। आजकल की डेट में
सब चीजें बाय नाउ पे लेटर, जीरो EMI कॉस्ट, इजीली अवेलेबल क्रेडिट कार्ड्स और बहुत ही आसानी से आपको जिस तरीके से लोन्स मिल जाते हैं फिनटेक कंपनियों से भी, बहुत आसान है आपको किसी भी तरीके के डेट ट्रैप में फंसना। आप अपने कर्ज को खत्म करने की कोशिश करें और आपके लिए यही सबसे जरूरी बात है। आखिर में फाइनेंशियल प्लानर की आप मदद से ही अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करें, ये बहुत एसेंशियल है। आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से जरूर सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपके अपने गोल्स को देखते हुए किस तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इसके लिए एक प्रोफेशनल राय आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर वहां थोड़ा खर्च होता है तो जरूर कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल प्लानर्स बहुत मदद करते हैं। तो इन 5 चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर सीरियस हो रहे हैं साल 2023 में। तो चलिए अब इसके साथ सवालों के सिलसिले के ऊपर लौटते हैं। हमारे साथ मृण बनी हुई हैं, लेकिन अब आ जाती है बात जुलाई की। जुलाई का महीना जो है अक्सर सैलरी क्लास को याद रहता है, क्योंकि 31 जुलाई होती है ITR भरने की तारीख। पर यहां पर भी लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं तो ये डेट आगे बढ़ाएगी, तो जब तक डिले नहीं हो जाता, लास्ट डे नहीं आ जाता, तब तक मैं अपना ITR फाइल नहीं करूंगा। तो ये बताइए कि ITR से जुड़ी हुई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें सभी सैलरी क्लास इंडिविजुअल्स को रखनी चाहिए, और अगर वो समय पर ITR ना भरे तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज सेक्शन में आपको ये मिलेगा। इसमें वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रैक्ड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ कैश डिपॉजिट्स किए हैं, अगर आपको कोई फॉरेन रेमिटेंसेस आए हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स, रिडेम्पशंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह किए हैं, टैक्स अगर आपने भरा है, तो all of your financial transactions are reported in the annual information statement। और ये बहुत जरूरी है कि जो आपका डेटा है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ मैच करना चाहिए, और अगर कुछ मिसमैच है देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके बारे में कुछ करें। ठीक है, तो ये तो हो गई जुलाई की बात। अगर हम अगस्त और सितंबर की भी बात करें तो अक्सर यहाँ से फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है, यानी कि हायर स्पेंडिंग की भी शुरुआत हो जाती है। अब स्पेंडिंग को कंट्रोल में रखने के लिए किस तरीके से फाइनेंसेस को प्लान किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो लोगों का मन होता है कि इन्हीं फेस्टिवल्स में तो वो अक्सर खर्चा करके बहुत खुश होते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ नई खरीदारी करते हैं, खुश होते हैं, तो ऐसे में वो अपना मन भी ना माने, लेकिन खासतौर पर उनके फाइनेंसेस या बजट में भी कोई नुकसान ना हो। ये कुछ टिप्स बताइए। इसमें एक्चुअली ज्यादा कुछ टिप्स नहीं बोल सकते हैं, ये तो इंसान के हाथ में है। बट हाँ, अगर मतलब थोड़ी सी प्लानिंग कर ले, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अच्छा हमारे पास साल में इतनी आयु आई है तो और हम इतना खर्चा करेंगे, देन मे बी कुछ महीनों में आप कम करें और कुछ महीनों में आप ज्यादा करें। बट आई मीन ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने भी कहा कि आजकल ना लोन मिलना हर चीज के लिए इतना आसान हो गया है कि इट्स वेरी इजी टू ऑल्सो थिंक ऑफ टेकिंग द लोन्स, बिकॉज इतनी सारी ऑफर्स आती हैं जो बोलते हैं कि 0 इंटरेस्ट है और ये है और वो है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि एक बार आपने ये लेना शुरू किया तो फिर ये एक आदत सी बन जाती है हर समय की हर चीज के लिए फिर हम लोन लेंगे क्योंकि हमें 0 इंटरेस्ट में BNPL मिल रहा है। तो आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू कॉशन पीपल इज कि ये BNPL से आप थोड़ा दूर ही रहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप खर्च कीजिए, क्योंकि ये लोन की आदत नहीं लगनी चाहिए। जी, अब साल के अंत की बात हो रही है तो ये भी बताइए कि जैसे कि किस तरीके से रिव्यू किया जाए अपने पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग पोर्टफोलियो को, भले ही वो इंश्योरेंस कवर्स हों, कि नए साल में कितना और टॉपअप चाहिए होगा, बढ़ते हुए प्रीमियम्स को कैसे आप हैंडल करें, निवेश की अगर बात आती है तो कितना, अगर आपकी सैलरी भी बढ़ रही है तो किस तरीके से आपको अपना निवेश को आगे बढ़ाना है, ये भी बताइए। टैक्स प्लानिंग में और किस तरीके से आप अपने टैक्सेस बचा सकते हैं, क्या नए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी बताइए। आई थिंक 2 बहुत मेन चीजें हमें देखनी है कि हमारे गोल के लिए हमने कितना अचीव किया है इस साल में, राइट? एंड based on that we have to decide whether we want to really change our strategy or not. So to give you a small example, let us say हमारा कोई let's say 10 साल का गोल हो और उसमें हमने बहुत कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट किया हो ये सोचकर कि भाई हमें रिस्क नहीं लेना है। बट अगर हम देख रहे हैं कि 2-3 साल हो गए हैं और हमारे पैसे इतने नहीं बढ़ रहे हैं और हम अभी गोल आने के लिए बस 7 साल बचे हुए हैं,
देन आई थिंक हमें थोड़ा बहुत अपना रिस्क एपेटाइट बदलना पड़ेगा, थोड़ा एसेट एलोकेशन बदलना पड़ेगा, कि थोड़ा इक्विटी में एलोकेशन डालना पड़ेगा. सो ठीक है. दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन कि आपका कितना गोल अचीव हुआ है. एंड द सेम थिंग गोज फॉर टैक्स प्लानिंग एज वेल, कि मतलब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट टैक्स प्लानिंग के लिए चूज कर रहे हैं, वो फाइनली तो आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए ही यूज कर रहे हैं, राइट? सो यू नो सेम थिंग विद डेट. नाउ इस साल हमने देखा, लाइक पिछले साल हमने देखा कि मॉर्गेज के रेट्स या होम लोन के रेट्स काफी बढ़ गए हैं, राइट? ठीक है. तो उसमें ऑफ कोर्स ईएमआई का काफी असर पड़ा है कि ईएमआई बढ़ गए हैं. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अच्छा अगर इतना ही ईएमआई रहा, इज देयर अ वे दैट आई कैन यूज माय एडिशनल इनकम टू रीपे? सो यू नो दीज आर द डिसीजंस कि अगर हमें थोड़ा अमाउंट आ रहा है तो हम क्या रीपे करें या हम इन्वेस्ट करें. ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि नंबर वन, हाउ आई परफॉर्म्ड एज पर माय गोल्स. हमारे फंड्स जो हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है. अगर कोई फंड है जो 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें हम क्या करें. हमारे लोन्स में क्या हो रहा है, ईएमआई बढ़ रहे हैं, क्या हम थोड़ा सा प्रीपे कर दें ताकि हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट थोड़ा सा तो कम हो जाए. नहीं तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है ना उसी हिसाब से, या आपका लोन का पीरियड भी बढ़ रहा है. तो इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं. बिल्कुल. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई नए गोल्स आए हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट? सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स पुट टुगेदर यू हैव टू थिंक अबाउट. बिल्कुल. तो चलिए अब चलते हैं जनता के भी कुछ सवालों के ऊपर. जनता के भी बहुत सारे सवाल फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आए हैं. ऑब्वियसली अगर कोई नई शुरुआत कर रहा है उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े जिससे कहीं गलतियां ना हो और खासतौर पर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर वो एकदम सही प्लानिंग कर सके. तो पहला सवाल ले लेते हैं अमरीन. यहाँ पर राकेश का सवाल पुणे से आया है. वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो इस साल 2023 में रिटायर होने वाले हैं और उनके पास बैंक में कुछ लमसम सेविंग्स हैं 10 लाख रुपए के आसपास की. अब वो कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें जिससे कि बाकी की रिटायरमेंट जो एज है वो अच्छे से निकल जाए. देखिए मेरे ख्याल से तो आपको जो फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ही बने रहना चाहिए, क्योंकि आपको रेगुलर इनकम चाहिए होगी फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस. तो इसके लिए आपके पास पीएम वाया वंदना योजना, फिक्स डिपॉजिट्स के भी आजकल सीनियर सिटीजन्स के भी रेट्स बढ़ रहे हैं. पीएम वाया वंदना योजना, जैसे मैंने कहा, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो आई फील दैट यू शुड लुक एट सम ऑफ दीज ऑप्शंस. ठीक है. अगला सवाल लेते हैं. ये आशीष का सवाल है दिल्ली से. वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने जनवरी में ही जॉब ज्वाइन की है. उनकी एज 23 वर्ष की है. अभी उनकी सैलरी 15,000 रुपए पर महीना है. एक्सपेंसेस हटाकर अगर देखा जाए तो केवल 5,000 रुपए ही मंथ के एंड में उनके पास बचते हैं. तो इन 5,000 रुपए से वो कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप इस बारे में सोच भी रहे हैं, राइट? एंड क्योंकि मैं ज्यादा नहीं देखती हूँ कि 23 साल के लोग इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं. जी. सो वेरी नाइस दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इट. तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. और यू नो सो पुट सम अमाउंट असाइड मे बी इन द नेशनल पेंशन स्कीम, द एक्टिव इक्विटी ऑप्शन, क्योंकि ये जो है ये एज ऑफ 60 तक लॉक्ड इन है और ये प्योर इक्विटी एक्सपोजर है. बाकी आप थोड़े इंडेक्स फंड्स वगैरह में निवेश करके ट्राई कीजिए, देखिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है. और थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप एफडी में भी पैसे डाल सकते हैं. तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं. ठीक है. अगला सवाल लेते हैं. नवीन का सवाल है, नागपुर से आया है. वो पूछ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल और साथ ही साथ होम लोन का भी उनके ऊपर काफी बर्डन है. तो ऐसे में डेट फ्री होने के लिए वो कैसे प्लानिंग करें? तो पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन से लोन हैं, कितना ईएमआई है, कब लोन एंड हो रहा है. और फिर उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कौन सा लोन पहले आपको पे ऑफ करना है, द वन विद द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट और द वन विद द हाईएस्ट ईएमआई. अच्छा, इसमें कुछ सही गलत नहीं होता है. इट रियली डिपेंड्स अपॉन ईच लोन, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द हायर ईएमआई और द हायर इंटरेस्ट लोन एंड स्टफ लाइक दैट. What I would actually suggest is कि आप अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर ये थोड़ा एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि वो सारा वर्किंग करके आपको बता देंगे कि कौन सा लोन पहले पे ऑफ करना है. दूसरा, आपको अपना थोड़ा माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि ये आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे डेट फ्री जल्दी होना है. अच्छा है कि आप इस बारे में सोच रहे हैं, बट इसके लिए जो भी
करना है, राइट? इफ इट मीन्स बहुत ही ज्यादा फ्रूगली रहना है, देन यू हैव टू डू दैट बेसिकली। एक्चुअली इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको अपने बस एक्सपेंसेस बहुत घटाने पड़ेंगे ताकि आपकी बचत ज्यादा हो, और जो भी बचत हो रही है वो आप इसमें रीपे कर रहे हैं। जी, तो चलिए मृण, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए इस खास शो पर, और बताने के लिए कि साल 2023 के लिए अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए सही तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए, कौन कौन से पैरामीटर्स का ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करने हैं और उनके लिए कहां कहां पर निवेश करने की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जहां पर बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर हम जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। धन दौलत के इस खास शो को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, क्योंकि एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntv.com पर। तब तक के लिए नमस्कार।